नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए उत्तराखंड का बजट भी प्रस्तुत हो चुका है गैरसैंण में, ठीक है। तो आज हम उत्तराखंड के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है, बजट में पेश की हुई हैं, वो लेके आया हूँ। अच्छे से वीडियो को देखना, काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं और एग्जाम में यहाँ से आपके अगले 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे यूके ट्रिपल एस, यूके पीएससी के, तो वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो डाला हुआ था। अब इकोनॉमिक सर्वे का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ आती है, ठीक है, बुक टाइप जो आती है 300 पेज की, वो पूरी आ गई है। उसमें से जो मेन मेन चीज़ें होंगी, मैं अब चैप्टर वाइज में पढ़ूंगा। उसमें आपके 27 चैप्टर दिए हुए हैं, तो वो आपको मैं धीरे धीरे वीडियो में कराऊंगा। उससे 10 वीडियोज में मैं कंप्लीट करा दूंगा जहां तक है, ठीक है। तो वो डिपेंड होगा, देखिए कितना ज़्यादा डेटा है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूके पीएससी के एग्जाम के लिए। खासकर इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का यहाँ पे बजट देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब बजट कौन सा है, ये बजट आपका 2026-27 के लिए है। मैंने आपको पहले कहा था जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो लास्ट ईयर का होता है। सरकार ने क्या चीजें अचीव की हैं उसका सरकार वो उसका डेटा यहाँ पे देती है। जैसे कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो आपका 2025 और 26 का मान सकते हैं। अभी जो ये बजट है आपका, ठीक है, तो ये बजट जो आया है ये 2026 और 27 में जो आगे सरकार क्या करने वाली है उसके लिए कितना पैसा यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक चीज के नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। देखिए पहली बात, ये जो मॉडल है ज्ञान पर आधारित मॉडल है। अभी हम आगे ज्ञान क्या है, ठीक है, संतुलन क्या है, ये नया आया है इस बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, संतुलन फ्रेमवर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट इस बार नया जोड़ा गया है। तो इसके शब्द क्या है, हर चीज का मीनिंग क्या है, वो आपको बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो विधानसभा का 17 भी हुआ, पहली बात तो वो आपका कहाँ पे हुआ है, गैरसैंण में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, गैरसैंण में हुआ है। गैरसैंण कहाँ पे है, चमोली में, भराड़ी शहर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी जो राजधानी है उत्तराखंड में, दो दो राजधानी है अभी, ठीक है, एक देहरादून में है, एक गैरसैंण में है। तो देखिए अब यहाँ पे जो इस बार का बजट है, टोटल बजट जो है 2026 और 27 के लिए, ये है आपका 1,11,11,703.21 करोड़ रुपए का ये पूरा आपका क्या है, बजट है। और इतना ज्यादा बजट पहली बार प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये आगे बढ़ेगा। और ये जो बजट है लास्ट ईयर कंपेयर में, ये जो आपका 2025 और 26 का बजट था उसके कंपेयर में, ये आपका 10.41% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, कितने की वृद्धि हुई है, 10.41% की यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे क्या हुई है इस बार बजट में। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो नोट्स बने हुए हैं ना, ये एक एक चीज को आपको समझाते हुए चलेंगे आगे। उत्तराखंड की 25 वर्ष की यात्रा जो हुई थी मैं उसे तुलनात्मक अध्ययन में, देखिए तुलना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना कहता, बट एक आपको एक खाका देखना है कि हाँ कितनी चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। अगर हम 2000 और से 2001 की बात करते हैं, तो पहले जो अर्थव्यवस्था का आकार था ना, वो 14,500 था, 500 करोड़ का यहाँ पे था आपका, ठीक है। जो कि अभी बढ़ के हो चुका है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का आकार, ये इंपॉर्टेंट है, 3.81 लाख करोड़ का यहाँ पे हो गया है। 25 साल में हमारा जो ये बजट है, ये इतना यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको करवाया था कि प्रति व्यक्ति आय जो 2000 में जब राज्य बना हमारा, तब 15,285 रुपये थी बस, जो कि अभी बढ़ कितनी हो गई है, 2,73,921 प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे हो गई है। आपको ये याद नहीं रखना है, ये तो बस आपको बता रहा हूँ, मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। जो बढ़ोतरी हुई है वो 26 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है। कभी पूछ लेगा जब राज्य बना था, क्योंकि इस बार 25 साल पूरे हुए उत्तराखंड को, रजत जयंती हमने बनाई है, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। तो राज्य की वास्तविक विकास दर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो देखी होगी आपने। तो विकास दर कितनी रही है, 7.23 रही है। ये अगले साल 2027 तक बढ़ने के चांस बताए हैं, कितना, 8.12 होने के चांसेस यहाँ पे है इसके, ठीक है। बट वो अनुमानित है, अभी आपको 7.23% यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। देखिए यह बजट विकल्प, जो ये बजट है ना, विकल्प रहित संकल्प से विकसित उत्तराखंड तक की यात्रा का एक क्या है, दस्तावेज आपके पास ये है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय ढांचा और वित्तीय अनुशासन की अगर बात करेंगे, तो टोटल बजट की मैंने बात की आपको, ये टोटल बजट रहने वाला है आपका, ठीक है। 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अनुमानित प्राप्तियों की भी बात करी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनुमानित प्राप्तियां कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक है, वो है आपका एक
सॉरी 1,10,103 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है, इतनी प्राप्ति यहाँ पे होने वाली व्यक्ति। अब यहाँ पे ना एक एफआरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। एफआरपीएम मानवों का पालन और राजकोषीय घाटा 3% से कम है। देखिए एक एफआरपीएम एक्ट आया था, ठीक है। एफआर जो एक्ट था वो 2003 का था, जो लागू हुआ था आपका भारत में 2004 से लागू हुआ था। पर उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में एफआरपीएम जो एक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैनेजमेंट एक्ट होता है एक ये, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में 2005 से लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है यार। देखिए 2003 में आया था, 2004 में लागू होता है भारत में। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो एफआरपीएम एक्ट 2005 का है, जिसमें जो राजकोषीय घाटा है ना वो 3% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो राजकोषीय घाटा है ना, ये आपका रहा है, इसके अंदर ही है 2.94%। इसको याद रखना, ये एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन आगे कि कितना है, 2.94% है। इसको आप साइड में कहीं पे नोट कर लो। अब देखिए जो पूरा बजट जो है आपका, ये प्रस्तावित जो बजट है, इसके अंतर्गत राजस्व व्यय दो टाइप के होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो राजस्व व्यय की बात करेंगे तो ये है आपका 64,989 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है, राजस्व व्यय रहने वाला है, जिसमें आपके दैनिक संचालन और जो कल्याणकारी योजनाएं होती है इसके अंतर्गत वो रहने वाली है यहाँ पे। और जो पूंजीगत होता है, ठीक है, जो पूंजीगत व्यय होता है आपका, वो है आपका 18,153 करोड़ रुपए का, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है, या पूंजी का सरकार की जो पूंजी होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है, पूंजीगत चीजों में जो खर्च होता है, ये दीर्घकालिक संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है वो 18,153 करोड़ रुपए यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल डिसिप्लिन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो राजस्व अधिशेष जो रिवेन्यू सरप्लस होता है ना, यहाँ पे उत्तराखंड में बनाए रखा गया है, ठीक है, ये जरूरी है, ये सरप्लस रहना चाहिए कभी भी। और जो राजकोषीय घाटा जो मैंने बताया आपको, फिजिकल डिफिसिट बताया आपको, ये जीएसडीपी के 3% के भीतर ही है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट, मैंने पहले कहा कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेगुलेटरी फिक्स करी हुई है एफआरपीएम ने, इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड में कितना है, 2.94% यहाँ पे रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे सेंट्रल असिस्टेंट वर्क्स की बात करें तो केंद्रीय करों में जो राज्यांश है, ठीक है, वो कितना है आपका 17,415 करोड़ रुपए है। और केंद्रीय योजनाओं के तहत जो सहायता है वो कितनी है, वो है आपकी 18,491 करोड़ रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय योजनाओं के तहत जो सहायता मिल रही है वो कितनी मिलेगी, इतनी करोड़ रुपए की यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई आपको चीजें क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपको रट लेनी है अच्छे से, क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा जो आपका संतुलन है उसमें एन का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, ऐसा पूछ सकता है। और रिसेंट में ऐसे लास्ट ईयर आपने पेपर दिए होंगे जहां पे ज्ञान के आधारित जो ज्ञान था उसके अंदर पूछा गया था कि वाई का मतलब क्या है, ठीक है। तो युवा शक्ति की बात वहां पे की थी, ए से अन्नदाता की, जैसे आपका क्या था, यहाँ पे था ज्ञान था, गरीब, ठीक है, जैसे जी से गरीब था, वाई से युवा था, ए से अन्नदाता था, एन से नारी थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मैंने, मुख्य परीक्षा मेंस में निबंध या नीतिगत उत्तरों के लिए इस फ्रेम का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये जो फ्रेम है पूरा, अगर आप यूकेपीएससी का मेंस वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, इसको डायग्राम को आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखिए बजट का मूल दर्शन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बजट का मूल दर्शन है आपका संतुलन। अब ये संतुलन जो है ना, इस संतुलन की बात करते हैं हम। जैसे एस है, पहला आपका एस दिया हुआ है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है आपका समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करने वाला है। इसके साथ ही ए की बात करूं मैं, तो ए जो है आपका आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड की बात कर रहा है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड की बात कर रहा है। इसके बाद एन की मैं बात करूं, जो आपका यहाँ पे एन दिया हुआ है, ठीक है, एन की बात करूं तो नई सोच की बात कर रहा है, मतलब न्यू थिंकिंग इनोवेशन की बात कर रहा है, कि आपके पास कोई नया इनोवेशन की अगर आप सोच रहे किसी चीज के बारे में, तो आप उस आइडिया को यहाँ पे लिख, मतलब ये आपका जो बजट है उसके अंदर ये चीजें बात करी हुई है। इसके साथ है टी, यहाँ पे जो टी दिया हुआ है, ठीक है, संतुलन में टी जो है इसका नाम है तीव्र विकास, जो रैपिड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। यू की मैं बात करता हूं तो यू है उन्नत गांव और शहर, तो ये बात कर रहा है उन्नत गांव बनाने हैं, उन्नत शहर बनाना है हमको। तो एडवांस विलेज एंड सिटीज की यहाँ पे बात कर रहा है, कि हमारे जो गांव और जो सिटीज है उत्तराखंड में वो क्या है, एडवांस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एल की अगर मैं बात करता हूं तो ये है लोक सहभागिता, कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है, उत्तराखंड की जो डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक का जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना रहने वाला है, वो लोग इसके लिए आगे आना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो लोक सहभागिता की बात कर रहा है एल। इसके बाद हम ए की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए जो ए है, ठीक है, तो ये है आर्थिक शक्ति, तो इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा है यहाँ पे, ए किसकी बात कर रहा है, आर्थिक पावर की बात कर रहा है। इसके बाद एन की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे दो एन है, एक एन की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं ऐसे नहीं रटना है कि एन का मतलब ये, देखिए दो एन है, तो दोनों एन में क्या है, एक है नई सोच की बात कर रहा है, न्यू थिंकिंग इनोवेशन की बात कर रहा है, और जो एक एन है वो बात कर रहा है आपकी
न्यायपूर्ण व्यवस्था, तो हमारी जो व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, सरकार का कहना ऐसा है, जिसको कहते हैं जस्ट सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 N का मतलब है, बाकी तो सिंपल है, S से समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ए से आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड की बात कर रहा है, एन से नई सोच की बात कर रहा है, न्यू थिंकिंग इनोवेशन की बात कर रहा है, टी की मैं बात करता हूं तो तीव्र विकास जो रैपिड डेवलपमेंट होता है उसकी बात कर रहा है, यू की बात करो तो उन्नत गांव और शहर, हमको जो हमारे गांव है वो उन्नत होने चाहिए, ठीक है, एडवांस लेवल के गांव और विलेज होने चाहिए, हमारे विलेज और सिटीज होनी चाहिए, लोक सहभागिता रहनी चाहिए, पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, साथ साथ आर्थिक पावर की बात कर रहा है यहाँ पे, ए का मतलब है आर्थिक शक्ति इकोनॉमिक पावर, और एन की बात करूं तो मैं न्यायपूर्ण व्यवस्था जज सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस स्लाइड को आप कहीं ना कहीं पे लिख लेना क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए जो कोर उद्देश्य है, इस बजट का जो कोर उद्देश्य है या इस संतुलन का जो मेन मोटिव हम देख सकते हैं वो है आपका विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता के बीच सटीक संतुलन को स्थापित करना। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें हम विकास को भी, हमारी जो विरासत है उसको, जो संस्कृति और आधुनिकता है ना, उनके बीच में सटीक संतुलन हमारा स्थापित करना है, इसका क्या है मेन मोटिव हमारा यहाँ पे रहने वाला है इस बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान के आधारित मॉडल, ये क्या है, ज्ञान आधारित मॉडल है। देखिए 2 चीजें हैं, जो मॉडल है वो ज्ञान आधारित है और जो मूल दर्शन है वो क्या है, संतुलन है, ठीक है। बजट का मूल दर्शन पूछेगा तो आपको संतुलन करना है वहां पे, ठीक है। अगर पूछेगा जो मुख्य स्तंभ क्या है या मॉडल कौन सा है, तो वो क्या है, उत्तराखंड का जो बजट है ज्ञान मॉडल पे आधारित है। अब ज्ञान मॉडल का मतलब क्या है, ज्ञान मॉडल राज्य के समावेशी विकास में 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। अभी 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन है उनकी भी देखते हैं, ये किसके लिए है, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहला आपका है विकसित उत्तराखंड, अब इसमें पहला आपका दिया हुआ है जी, जी का मतलब है ये है आपका गरीब, द पुअर, जो पुअर लोग हैं, ठीक है। तो जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना मेन है, साथ ही साथ उनको आवास प्रोवाइड करना है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है और उनको खाद्य सुरक्षा देनी है, मतलब उनको चीजें प्रोवाइड करनी है, खाद्य जैसे आप फूड वगैरह जैसे आपको देखें जो चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है, सरकारी तरफ से जो आपको राशन वगैरह मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जी का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनको उनके जीवन स्तर में सुधार करना है, उनके आवास की सुविधा करनी है, उनके लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, तो मेन आपका यहाँ पे ये रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं वाई की बात करूं तो वाई है का संबंध है युवा से। अब जो युवा शक्ति है, ठीक है, तो युवाओं के लिए क्या करना है, यूथ के लिए क्या करना है, उनको एक अच्छी शिक्षा देना है। दूसरा है उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको क्या करना है, कौशल विकास जिसको हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट करना है युवाओं का, और उनको स्वरोजगार देना है। रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की बात करें, उत्तराखंड में आपने देखा होगा कोविड के बाद से स्वरोजगार के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में हर कोई युवा आपने देखा होगा पलायन करता है, दूसरे सिटीज में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है अपने लिए क्या कहता है रोजगार ढूंढता है। बट सरकार का ये यहाँ पे एक टारगेट रहा है कि हम उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें। स्वरोजगार की आपने दुनिया भर की स्कीमें देखी होंगी, ठीक है, सरकार सब्सिडी दे रही है कि आप लोग अपने ही उत्तराखंड में, अपने ही गांव में, अपने ही सिटी में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्या करें, एक अपना स्वरोजगार शुरू करें, जिससे कि आपको यहाँ से पलायन भी ना करना पड़े और आपको यहीं भी क्या हो, रोजगार भी मिले, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, एक ही बात कर रहा हूं, अब है यहाँ पे एक ही बात है अन्नदाता। अब अन्नदाता की अगर मैं बात करूं तो अन्नदाता मतलब कौन है, हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे अन्न पैदा कर रहे हैं, हमारे कृषि के लिए जुड़े हुए हैं जो, तो इनके लिए कृषि की मतलब इनको कृषि प्रोवाइड करना है, इनको बागवानी की सुविधा देनी है, पशुपालन के लिए इनको सब, जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में गॉट वैली विजन चल रहा था, गॉट विजन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है बकरियों के, बकरियां आप पालो, उनके सरकार लोन दे रही है, ठीक है। तो और इसकी इनसे क्या होगा, जो अन्नदाता है इनकी आय में वृद्धि होगी। जैसे आपने देखा होगा दूध वगैरह, दूध के अच्छे रेट मिल रहे हैं, आप अगर दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं या फिर पनीर बेच रहे हैं बना के, या फिर आप कह सकते हैं कि बागवानी करके चीजों को कर रहे हैं, तो यहाँ पे अन्नदाता ही क्या करना है, हमको यहाँ पे आय वृद्धि करनी है। ये यहाँ पे ज्ञान के अंतर्गत ए का मेन मोटिव है। अगला है हमारा एन, एन का है नारी शक्ति। एक चीज आपने देखा होगा उत्तराखंड में ना महिलाओं के लिए काफी ज्यादा स्कीम, अभी हम देखेंगे जो जेंडर बजट है, आगे बताऊंगा जेंडर बजट क्या होता है। अभी सरकार ने इस बार उसको बढ़ा भी दिया है, पहले आपका 16 के आसपास था, अभी 19 कर दिया है, ठीक है। अभी आगे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा फोकस जो है ना, आपने देखा होगा सखी योजना मोस्ट ऑफ चल रही है, जो लखपति दीदी योजना, जैसे सरकार का पहले लक्ष्य था कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति करना है, अभी सरकार का नया टारगेट आ गया है कि हमको 5 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। तो ये सब नारी के अंदर जेंडर बजट के अंदर चीजें प्रोवाइड करें, जैसे नंदा गौरा देवी धन योजना जो चल रही है उनके ऊपर से, ये सब नारी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जो वुमेन्स हैं उनको जेंडर बजट की बात हो रही है, इनको अच्छा पोषण देना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है,
सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, इनको सुरक्षा प्रदान करनी है, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है, सशक्त करना है। उत्तराखंड के अंतर्गत की महिलाएं, अब तो देखा होगा उत्तराखंड में ज्यादातर महिलाएं जो होती है वो खेती बाड़ी ज्यादा करती है, जंगल ज्यादा जाती है, तो सरकार इनके लिए यहाँ पे क्या है, ऐसी ऐसी स्कीम लेके आ रही है जिससे कि वो भी स्वरोजगार कर सके। ठीक है, चीजें आपको ये क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम देखते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग में को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए राज्य को समृद्ध और आत्मीय बनाना है। तो सरकार का मेन मोटिव ये है कि जो समाज के प्रत्येक वर्ग हैं, तो इससे क्या करना है, विकास जो धारा है उसमें विकास के साथ साथ जो उसको मुख्य, जब जैसे महिलाएं हैं या फिर जो युवा हैं, सबको एक मुख्य धारा से जोड़ने का और आत्मीय बनाने का यहाँ पे सरकार का रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज, इन चीजों को जैसे मैं आपको बताया ज्ञान, अब ज्ञान के अंतर्गत ही अब मैंने क्या कर दिया है, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको यहाँ पे जोड़ के चीजें बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बात चले गरीब की बात, अब जितनी भी गरीबों से रिलेटेड स्कीम चल रही है ना, ये सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ही स्लाइड में देख लेंगे। तो ऐसे आगे चलेंगे तो हम वाई सेट देख लेंगे, तो आपको अलग अलग याद नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या होगा, ये याद भी हो जाएंगी। तो आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम ज्ञान स्तंभ 1, जिसमें गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए आवास, पेंशन और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सटीक बजट आवंटन याद आपको रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, आपने देखा होगा कि किसी स्कीम को कितना पैसा सरकार यहाँ पे दे रही है। पहला हमारा है खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, जिसमें हम फूड एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अन्नपूर्ति योजना के लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हैं। खाद्यान्न, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य खाद्यान्न योजना के लिए सरकार ने बजट 2026-27 में कितना रखा है, 25 करोड़, तो ऐसे याद रख लेना। रसोई गैस पर अनुदान, अब देखिए यहां से ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो इजराइल, यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है, अभी रसोई गैसों के भी अब क्या हुआ है, चीजें बंद कर दी है। ठीक है, प्रोवाइड मतलब 25 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन आप क्या करेंगे, बुक कराएंगे उसको, और अभी जो कॉमर्शियल है उनको बंद भी कर दिया है। ठीक है, होटल वगैरह में। तो ऐसे में रिलेट कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो रसोई गैस का अनुदान 43.03 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, आवास की बात करते हैं, तो पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए सरकार ने 298.35 करोड़ रुपए, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, 298 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा है। पीएम आवास योजना शहरी के लिए, अब आप लोग कहेंगे देखिए ग्रामीण और शहरी में ज्यादा क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, ज्यादा क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीणों को ज्यादा बजट रखा गया है, और शहरी के अंतर्गत 56.12 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस आवास, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनके लिए जो अनुदान है वो 25 करोड़ रुपए उनके आवास के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जो गरीबी से नीचे यापन करते हैं, तो उनको यहाँ पे जो सरकार पैसा देती है घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए, 1-2 लाख जो भी मिलते हैं, तो उसके लिए आपका 25 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा, जो जितनी भी है ना, ये ज्ञान में जो आपका जी है, ठीक है, इसके अंदर गरीबी के अंतर्गत ये स्कीमें चल रही है। अब यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग, तिरुतेली आदि जो भी पेंशन मिलते हैं ना, उसके लिए 167.05 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया है। समग्र सामाजिक पेंशन योजना के लिए 1327.27, इसमें अलग अलग सभी टाइप की आती है। ठीक है, सामाजिक पेंशन योजनाओं में तो 1327.73 करोड़ रुपए का प्रावधान है यहाँ पे। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 600 करोड़। देखिए एक आपका राज्य खाद्यान्न, ये याद रख लेना, एक आपको पीएम आवास योजना जो आपका ग्रामीण है, इसको याद रख लेना, एक ईडब्ल्यूएस याद रख लेना, और एक आपका, इसको स्टार कर लो, ठीक है, जो बता रहा हूं, एक आपको अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 600 करोड़, एक आपको ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी चीजें हो जाए। ठीक है, एक आपको ये वाला याद रखना है, एक आपको ये वाला याद रखना है, एक आपको ये वाला याद रखना है, और एक आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, पढ़ना और भी है, पर इनको एक बार देख लेना। इसके बाद करूं मैं सहायता एवं पुनर्वास, असिस्टेंट की बात करता हूं। तो आपदा प्रभावित परिवार, अगर आपदा आती है उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए बरसात का सीजन आएगा, ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड में आपदा आती है, तो आपको यहाँ पे जो आपदा से ग्रसित जो होंगे परिवार, उनको पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपए अभी रखा है। बट अभी क्या होता है, जैसे आपदा वगैरह आती है तो सरकार एक अनुपूरक बजट भी लेके आती है। ठीक है, वो आपका सितंबर के टाइम पे जब मॉनसून सेशन होगा, वहां पे सरकार रखती है, अगर ज्यादा लगता है कि सरकार को कि ज्यादा आपदा आ गई है, तो वहां पे सरकार अलग से बजट पेश कर देती है, वो आगे भी आता है। बट अभी के टाइम पे अभी तो पता नहीं है ना आपदा आएगी नहीं आएगी, तो अभी के लिए 25 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार यहाँ से बजट, मतलब सरकार पैसा दे देगी। परिवहन निगम बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए, आपने देखा होगा जो परिवहन निगम में आपने देखा होगा जो 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार फ्री करती है आधार कार्ड दिखा के। तो वो पैसा आप लोग समझते फ्री नहीं, सरकार क्या करती है, वो परिवहन निगम को पैसा देती है। तो उसके लिए 42 करोड़, जैसे आपकी रक्षाबंधन वगैरह होता है तो महिलाओं के लिए क्या होता है, आने जाना जो फ्री हो जाता है उस दिन के लिए, तो सरकार कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा, रोड तो फ्री में तेल वगैरह तो आ नहीं रहा होगा, डीजल वगैरह, तो परिवहन निगम को
सरकार जो पैसा देती है वो इसी से देती है। अब आपको आज चीजें हो गई क्लियर चीजें, ठीक है। तो वो फ्री नहीं होता है, सरकार वो परिवहन निगम को जो रोडवेज होते हैं उसको पैसा देती है, ठीक है। उसके सरकार ने यहाँ पैसा रखा हुआ है, कितना, 42 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं हम, दूसरा यहाँ पे बात चल रहा है ज्ञान के अंतर्गत युवा, वाई की बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें आपका देखिए शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आवंटन कितना रखा है, इसको याद रखना। शिक्षा के क्षेत्र में 11,871 करोड़ रुपए का यहाँ पे सरकार ने बजट रखा है, किसके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। मानव पूंजी निर्माण को ये दर्शाता है। अब इसमें क्या क्या है, शिक्षा, कौशल और रोजगार की बात करता है। अब पहला इसमें आधारभूत शिक्षा, इसके लिए सरकार ने शिक्षा और खेल के अंतर्गत, देखिए खेल के ऊपर काफी ज्यादा भी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो 11,871 करोड़ हम देख चुके हैं यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता 155 दशमलव, जो गैर सरकारी स्कूल महाविद्यालय है ना, उनको यहाँ पे 155.38 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में रखा हुआ है। जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको जो मानदेय दिया जाता है उसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे रखा हुआ है। अगला हम बात करते हैं कौशल निर्माण की। अगर मैं बात करूं तो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 586 करोड़ रुपए, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। तो इसके लिए 586 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए आपका 62.29 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही रोजगार और स्वरोजगार की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए रोजगार स्वरोजगार हमने आगे पढ़ा था कि युवाओं को देने की बात चल रही है। तो मुख्यमंत्री, इसलिए इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और जो पलायन रोकथाम योजना है उसके लिए, पलायन को रोकने के लिए अभी के टाइम पे 10 करोड़ रुपए का, नए बजट में 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10 करोड़ रुपए भी यहाँ पे रखे हुए हैं। एक पलायन वाला भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा अन्नदाता। देखिए पहले आप क्या करते हैं, इन स्कीमों को एक साथ पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या कर रखा है, इनको जिस चीज के अंतर्गत वो है वहीं पे आपको रख दिया मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा, आप चीजें रिलेट भी कर पाएंगे। आप अगर मेन से लिखते हैं तो वहां आपके लिए काफी हेल्पफुल चीजें हो जाएंगी और एग्जाम में आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आप लोग और जगह से पढ़ते होंगे तो आपको ये जो बजट है अलग पढ़ना होता है और ये चीजें अलग पढ़नी होती है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए सब क्या कर दिया, एक ही स्लाइड में यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अन्नदाता कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में। तो राज्य का फोकस पारंपरिक कृषि उद्योग, ठीक है, कृषि उद्योग से हटकर हाई वैल्यू फार्मिंग के लिए, जैसे सेब, कीवी, ट्राउट पर ज्यादा फोकस सरकार के द्वारा यहाँ पे किया है, जो हाई वैल्यू फार्मिंग होती है। अब इसमें देखिए एक चीज देखना आप ध्यान से। अब पहला है कृषि एवं पशुपालन, कोर सेक्टर होते हैं जो हमारे, ठीक है। और दूसरा है जो उच्च मूल्य वाली कृषि, जैसे हाई वैल्यू फार्मिंग जिसको आप कह सकते हैं। इसको आप सिंपल समझिए। कोर सेक्टर क्या है, जो बेसिक हम चीजें करते हैं, पशुपालन और जो खेती वगैरह होती है वो हमारा बेसिक चीज है। और जो हाई वैल्यू फार्मिंग है, हाई वैल्यू जैसे कीवी है, सेब है, जो हाई में आते हैं, ठीक है। अब देखिए कृषि और बागवानी की बात करूं तो 1113 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पशुपालन डेयरी मत्स्य के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला, 815 करोड़। देखिए करोड़ बढ़ चुका है, लास्ट ईयर 600 करोड़ के आसपास था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 160.13 करोड़। दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसान पेंशन योजना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12.06 करोड़ रुपए। और डीडीयू सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 42.50 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया गया है। अगला देखते हैं, अब जो हाई वैल्यू फार्मिंग है, ठीक है, इसमें मिशन एप्पल की बात करें, इसके लिए 42 करोड़। ट्राउट प्रोत्साहन योजना, इसके लिए आपको 39 ही मान लो इसको, करोड़ रुपए। उच्च मूल्य वाले फल जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट, इसके लिए 30.7 करोड़ रुपए। और मिलेट मिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, ठीक है, मडुआ वगैरह, उसके लिए 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और पशुपालन स्वरोजगार योजना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 42.02 करोड़। अभी इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, गाय, आप एक डेयरी खोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास 5 गाय लेके आता हूँ मैं अच्छी, और उससे क्या करूंगा, मैं दूध बेचूंगा, दही बनाऊंगा, या फिर इस टाइप से मार्केट में दूध सप्लाई करूंगा। तो सरकार, आप जाएंगे सरकार से कहेंगे मैं पशुपालन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैं लोन ले रहा हूँ, तो सरकार आपको जो सब्सिडी देगी ना, या लोन देगी, वो इसी देगी। सब बैंक को जो सब्सिडी देनी होगी, बैंक जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया तो सरकार कहती है कि 50% आपको सब्सिडी है। तो 50% में से 50, जैसे 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए तो आपका खुद देंगे आप, बाकी जो बैंक को 2.5 लाख रुपए देगी ना, वो सरकार इसी से देगी, जो ये पैसा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए अगला है आपका नारी की बात करूं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो जेंडर बजट होता है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो ये है जेंडर बजट और नारी सशक्तिकरण की बात करता है। जेंडर बजट में 2731 करोड़ की वृद्धि महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है, ठीक है। इसमें वृद्धि हो गई कितनी, देखिए पहले मैंने कहा था ना, ये पहले साल 16,000
961 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़ के आपका 19,662 करोड़ रुपए हो गया। इसमें आपकी 2731 करोड़ रुपए की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो ये डेटा भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, और ये डेटा भी आपको यहाँ पे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, ठीक है। लास्ट ईयर जो बजट था 16,961 करोड़ था। अभी जो जेंडर बजट है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला जेंडर बजट किस साल आया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट टाइम 2008, 9, 10, 11 बार कब आया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला बजट कब आया था उत्तराखंड में, जेंडर बजट, पहला बजट नहीं, पहला जेंडर बजट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब महिलाओं के अंतर्गत सरकार कुछ स्कीम लेके आएगी, उनके ऊपर पैसा भी देगी। तो पहला है मातृत्व एवं शिशु पोषण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम जो है उसके लिए रखा है 598.33 करोड़ रुपए। पीएम पोषण मिशन, इसके लिए 149.45 करोड़ रुपए। पीएम मातृत्व वंदना योजना 47 करोड़ रुपए। सीएम महिला पोषण योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 1344 करोड़ रुपए, सॉरी 13.44 करोड़ रुपए। सीएम बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपए, और सीएम आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपए। ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट है, लास्ट है ये वाले, ठीक है, बाल पोषण योजना और आंचल अमृत योजना। इसी के साथ ही बाल कल्याण एवं सुरक्षा की बात करूं, तो आपका जो नंदा गौरा योजना है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसके लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़ रुपए। वात्सल्य योजना 15 करोड़, जो वात्सल्य योजना चल रही थी ना उत्तराखंड में 2021 से, जब कोरोना लॉकडाउन में लोग क्या हो गए थे, जो अनाथ हो गए थे, उनके लिए वात्सल्य योजना चल रही थी। तो सरकार जो पैसा देती है ना, उनका जो खर्चा उठाती है स्कूल का या और चीज, 3,000 रुपये जो देती है, ठीक है, हर महीने, वो इसी से देती है। किससे, जो ये आपका फंड यहाँ पे आया हुआ है, अपने ऊपर से देती है सरकार, एक फिक्स करती है साल से पहले। तो यही होता है आपका बजट, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता उसको बता रहा हूँ मैं, कि सरकार जो बजट पेश करती है ना, तो पूरे साल जो पैसा जाएगा किस क्षेत्र में जाएगा, जहां आपदा आती है सरकार कहती है कि हम आश्रितों को 5 करोड़ लाख रुपए देंगे, या कहीं बस दुर्घटना होती है तो जो मृतकों को पैसे देते हैं, वो सब यहीं से दिए जाते हैं, जो आपको मैंने अभी परिवहन वाला ऊपर बताया था, ठीक है। और आपदा सखी की बात करूं, तो इसके लिए 2 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। और वात्सल्य योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सहायता एवं सगुन की बात करूं, देखिए, अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है, जैसे सीएम महालक्ष्मी किट योजना 2021 से चल रही थी, जिसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, लड़कियां खासकर, तो उसके लिए क्या होता है, सरकार क्या होती है, महालक्ष्मी किट देती है, जिसमें कुछ कपड़े होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये आप, इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे रखा है। ईजा बोई सगुन योजना, इसके लिए 14 करोड़ रुपए हैं। निष्राशित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु, ठीक है, जो विधवा पुत्रियां जिसके माता पिता है नहीं, उनके लिए जो सरकार शादी करती है, ठीक है, तो इसके लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे रखा हुआ है। और सीएम बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आई आपको चीज यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, और साथ साथ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भविष्य की नींव आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चला, आधारभूत जो ढांचा होता है, ठीक है, तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, का मुख्य भाग इन आधारभूत ढांचों में निवेशित है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 चीजें हैं। पहला आपका कनेक्टिविटी, पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोक निर्माण विभाग जो होता है, तो इसके लिए सरकार ने 2501 करोड़ रुपए का यहाँ पे रखा हुआ है बजट में। राज्य में सड़क मार्ग और पुलों का जाल बिछाया जाएगा, जो राज्य के अंदर जो स्टेट हाईवेज वगैरह बनते हैं ना, तो सरकार जो पैसे देती है वो इसी देगी। बजट में यहाँ पे 2501 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सेक्टर की बात करूं, तो इसमें आवंटन दिया है सरकार ने 1609 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली का सृष्टिकरण, यहाँ पे शुद्धिकरण वगैरह होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए सरकार ने दिया 1609 करोड़। इसके साथ तीसरा है आपका, जो आपका जल प्रबंधन है, लघु सिंचाई, जिसको मैनुअल इरिगेशन जो होता है, इसके लिए सरकार ने 1662 करोड़, सॉरी 1642 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया हुआ है। कृषि भूमि तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण के लिए सरकार ने ये पैसा रखा हुआ है, ठीक है। जल प्रबंधन, लघु सिंचाई, जैसे आपके कोई कैनाल वगैरह बनेगी, नलकूप वगैरह, उसके लिए सरकार पैसा देगी, वो इसी से देगी, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम, नई सोच, नवाचार और भविष्य की योजनाएं। अब कुछ भविष्य की योजनाएं भी नई सोच, नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ साथ। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपके लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपका जो वनडे एग्जाम एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। पहला है आपका यहाँ पे कुंभ मेला, इस साल कुंभ मेला होने वाला है उत्तराखंड में, तो इसके लिए सरकार ने 1027 करोड़ रुपए का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वहां पे चीजें बनेंगी, ठीक है, उसके लिए 1027 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए हैं। साइबर सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के व उभरती तकनीकी, एआई के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया हुआ है। तो याद रखना, कुंभ मेले के लिए कितना पैसा रखा है, 1027 करोड़। इको टूरिज्म की बात करूंगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इको टूरिज्म जो होता है, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन बनाने के लिए सरकार ने, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि परिवहन, जैसे आप किसी को टूरिज्म, कहीं पे टूरिज्म वगैरह हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेनी है,
सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या है, इको टूरिज्म कह सकते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है। सरकार यहाँ से क्या करेगी, सब्सिडी वगैरह देगी, तो उसके लिए 18.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा हुआ है। अगला है आपका यहाँ पे जो आपका स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है, जो मंदिरों वाला जो स्पिरिचुअल मंदिर टाइप है जो है, ठीक है, उसका एक इकोनॉमिक जोन टाइप बना है। जैसे मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, चंपावत में आपका गोलजू कॉरिडोर बन रहा है। कौन सा? गोलजू कॉरिडोर बन रहा है। तो गोलजू कॉरिडोर के अंतर्गत जो आपका गोलजू मंदिर है, उसके साथ ही आसपास जो फील्ड वगैरह है, उसको एक कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए, एक जगह नहीं, ये और जगह ही बनेगा। मैं आपको एग्जांपल, जैसे ऋषिकेश कॉरिडोर बन रहा था बीच में, ठीक है। तो ये सबके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि धार्मिक पर्यटन को आर्थिकी से क्या करेगा, जोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष, आर्थिक और पारिस्थितिकी का संतुलन। इसके लिए देखिए, इससे क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में यहाँ पे पूछ सकते हैं, और इकोनॉमी व इकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इकोनॉमी है, एक इकोलॉजी है, इसको समझना। यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। आधुनिक विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण। पहला देखिए, इसमें 1.11 करोड़ का भारी बजट पेश किया हुआ है, इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा आधुनिक विकास के लिए। एआई, साइबर सुरक्षा और पीडब्ल्यूडी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो रही है। और विकास दर आपकी 7.23% का यहाँ पे लक्ष्य सरकार ने बोला है कि इतना हम अचीव कर चुके हैं, जो आगे आपका अनुमानित है वो 8 पॉइंट से ऊपर है। अब हम इकोलॉजी की अगर बात करें, तो मिशन एप्पल की बात चल रही है, मिलेट की बात चल रही है, न्यूट्रिशन ट्राउट फार्मिंग की बात चल रही है। इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देखिए मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। और स्थानीय स्वरोजगार और पलायन को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पे, तो सरकार ने जो बजट लेके आई है वो आर्थिक और पारिस्थितिकी का संतुलन है दोनों, ठीक है। तो इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ में देख के सरकार ने चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं इस बार, अब यहाँ से याद आ गया मुझे यहाँ पे। तो जैसे अभी जो बजट पेश हुआ, वैसे तो कौन करते हैं, जो हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो करेंगे उत्तराखंड के। बट अभी के टाइम पे लास्ट आपने देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने रिजाइन दे दिया था। तो अभी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर किसके पास है, वो आपके सीएम धामी जी के पास ही है। तो धामी जी ने बिल पास किया है, ठीक है। ये बिल कह रहा हूँ, सॉरी, ये बजट पेश किया है, तो याद रखना ये किसने किया, सीएम धामी जी। और हमारे जो अभी होम मिनिस्टर है ना, उत्तराखंड के होम मिनिस्टर भी कौन है, होम मिनिस्टर भी आपकी सीएम धामी जी के पास ही है। ये क्वेश्चन आई थिंक कोई एग्जाम हुआ था अभी पुलिस का, वहां पूछा गया था कि पुलिस कौन हैंडल करता है। तो अभी वो होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है, बट होम मिनिस्ट्री अभी है किसके पास, होम मिनिस्ट्री अभी सीएम धामी जी के पास ही है। तो याद रखना मेन चीजें ये होती है, ठीक है। देखते हैं, बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सल्तन संतुलन और ज्ञान के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए 21वीं सदी की आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाने का एक क्या है, मास्टर प्लान यहाँ पे है। अब हमारा ये चीजें पूरी हो गई हैं, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसमें एक चीज बता देता हूँ, वैसे तो मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो आपका आगे इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, राज्य की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास यही पर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देना। राज्य की अर्थव्यवस्था में जो घटक है, 3 घटक, ठीक है, उनका कभी कभी क्या पूछता है, कितने प्रतिशत का यहाँ पे योगदान है करके। अर्थव्यवस्था के घटक, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, जिसमें आपका 2025 और 2026 का यहाँ पे है। देखिए, इसमें हमारे क्या है, 3 सेक्टर होते हैं। एक हमारा होता है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर, सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। अब दूसरा होता है आपका, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, या उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपका टर्सरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर, ठीक है, टर्सरी सेक्टर। इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो है ना, इन तीनों में बात करूं, तो पहले जो था ना, सबसे ज्यादा, मैं 2024 तक की बात करूं, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत होता था ना, वो सेकेंडरी का होता था। बट 2025 के बाद चेंज हो गया था। अभी प्राइमरी सेक्टर जो है वो ओनली 9.5% ही है, ठीक है, योगदान अर्थव्यवस्था में। दूसरा, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करता हूं, तो ये पहले 45-44 के आसपास होता था, अब ये 39.95% पहुंच गया है। और तीसरा टर्सरी सेक्टर, ये सबसे ज्यादा बढ़ गया है, पहले 45 तक था। अब देखिए, टर्सरी सेक्टर का लगातार आपने देखा होगा, चीजें ऑनलाइन वगैरह इतनी हो रही है, तो ये बढ़ रहा है, और ये हो गया है 50.46%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आगे एग्जाम के लिए, जितने भी आपके एग्जाम होंगे। तो प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसका योगदान है अर्थव्यवस्था में 9.59%। सेकेंडरी सेक्टर, या फिर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, इसका आपका 39.95%। और टर्सरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र, इसका आपका 50.46% योगदान है अभी अर्थव्यवस्था में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम। देखिए, कुल बजट आपका जो है वो आपका इतना रहने वाला है, ठीक है, 11.11 लाख करोड़ के आसपास। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का आकार 3.81 लाख करोड़ हो गया है, कंपेयर करें 26 गुना यहाँ पे बढ़ गया है।
प्रति व्यक्ति आय पहले स्टार्टिंग 2000 के आसपास उत्तराखंड राज्य बनता है तो 15,000 थी, अभी 2,73,921 रुपये हो गई है। विकास दर आपकी 7.23% है और आगे अनुमानित है अगले साल के लिए 8 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट, ठीक है। जेंडर बजट की बात करूं, देखिए यहाँ पे 2000 लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें आपका जो करोड़ 16,961 करोड़ रुपए था, जो कि जेंडर बजट बढ़ के अभी 19,692 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा और खेल की बात करूं तो इसके लिए सरकार ने आवंटन किया है सर्वाधिक 11,871 करोड़ रुपए। कुंभ मेले के लिए अलग से अगले साल कुंभ होगा तो 1,27 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा हुआ है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 598 करोड़ रुपए और नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आपने चीजें अच्छे से की होंगी। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देखना, और ये जो नोट्स हैं जल्दी मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी आप लोगों ने नोट्स अपने हिसाब से बनाए भी होंगे तो आप इसको देख लेना। तो ये था हमारा बजट, इसमें कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो उसको अलग से मैं करवा दूंगा, क्योंकि एक ही चीज़ में अब क्या होता है धीरे धीरे नहीं पढ़ता हूँ तब जाके बनाता हूँ। अब कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो मैं आपके अलग से फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे ऑलमोस्ट मैं चीज़ें कवर करी हुई हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।